सबसे जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे, भाग 1 और भाग 2। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं, और आज हमारा मिशन सिर्फ इन अनुच्छेदों को रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे लॉजिक, इतिहास और उस सोच को समझना है जिसने भारत की शक्ल तय की। बिल्कुल, ये सिर्फ आप कह सकते हैं कानून के कुछ हिस्से नहीं है। ये कहानी है कि भारत एक देश के तौर पर कैसे बना, उसकी सीमाएं कैसे तय हुईं और सबसे बढ़कर इस देश का नागरिक कौन कहलाया। हाँ, क्योंकि एसएससी से लेकर यूपीएससी तक अब सवाल सीधे सीधे नहीं पूछे जाते, वो कॉन्सेप्ट की समझ पर रखते हैं। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। शुरुआत भाग 1 से, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जी, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। हाँ, तो अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर इस एक शब्द में यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों का संघ, इसमें बहुत गहरा मतलब छुपा है ना। बहुत गहरा। और देखिए यहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का परिसंघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसा कि अमेरिका में है। अच्छा। हाँ, और ये कोई गलती नहीं थी, ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। और इसका महत्व क्या था, मतलब उस समय के हिसाब से? इसका महत्व समझने के लिए हमें उस समय के भारत को देखना होगा। देश का बंटवारा हो चुका था, माहौल बहुत नाजुक था और 500 से ज्यादा रियासतें थीं, जिनमें से कई तो आजाद रहने का सपना देख रही थीं। बिल्कुल, मतलब देश के और टूटने का खतरा था। बहुत ज्यादा। हाँ, ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जानबूझकर यूनियन शब्द चुना। ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं था, ये एक मजबूत संदेश था। क्या संदेश था? इसका दो मतलब साफ थे। पहला, भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसे अमेरिकी राज्य एक समझौते के तहत साथ आए थे। और दूसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी था, कि कोई अलग नहीं हो सकता। ये तो हुई देश की अंदरूनी एकता की बात, कि कोई राज्य देश छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन क्या भारत की बाहरी सीमाएं हमेशा के लिए तय हो गई? मान लीजिए कोई पड़ोसी क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहे, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। यहीं पर अनुच्छेद 2 काम आता है। अच्छा। यह संसद को शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर ऐसे नए राज्यों या क्षेत्रों को भारत में शामिल कर सकती है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। मतलब ये भारत की सीमाओं के विस्तार से जुड़ा अनुच्छेद है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिक्किम का है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हाँ, बिल्कुल। 1975 तक सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य था, यानी एक स्वतंत्र देश जिसके रक्षा और विदेश मामले भारत देखता था। फिर वहां के लोगों ने भारत में पूरी तरह शामिल होने की इच्छा जताई। जी, और 36वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि कैसे कोई बाहरी क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 बाहर से नए राज्यों को जोड़ने के लिए है, लेकिन जो राज्य पहले से भारत का हिस्सा हैं, क्या उनके अंदर कोई बदलाव किया जा सकता है? यहीं पर अनुच्छेद 3 आता है, और यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। दिलचस्प कैसे? दिलचस्प और आप कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली भी। अनुच्छेद 3 संसद को भारत के राजनीतिक नक्शे को अंदर से बदलने की लगभग असीमित शक्ति देता है। असीमित मतलब संसद चाहे तो किसी राज्य का हिस्सा काटकर नया राज्य बना सकती है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, या 2 राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है। किसी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है। और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है, जैसे उड़ीसा का नाम उड़ीसा हुआ। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। मतलब अगर केंद्र सरकार चाहे तो उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े कर सकती है, और इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार की हाँ की जरूरत ही नहीं है। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है, और यही इस अनुच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो प्रक्रिया क्या है इसकी? प्रक्रिया ये है कि राष्ट्रपति ऐसा कोई भी बिल संसद में पेश करने से पहले उसे संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। अच्छा, राय जानने के लिए? हाँ, सिर्फ राय। एक समय सीमा भी तय की जाती है, लेकिन राज्य की विधानसभा क्या राय देती है उसे मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। मतलब आखिर में चलेगी संसद की ही? बिल्कुल, राज्य की राय बस एक सुझाव की तरह है। वाह, इसी वजह से भारत को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी अविनाशी संघ के विनाशी राज्य कहते हैं, है ना? बिल्कुल, आपने सार पकड़ लिया। इसका मतलब है कि संघ यानी भारत देश अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन राज्य विनाशी हैं। उनकी सीमाओं
उनके नाम, प्रशासनिक सुविधा को राज्यों की स्थायी पहचान से ऊपर रखने की सोच को दिखाता है। समझ गया। अब भाग 1 का आखिरी अनुच्छेद, अनुच्छेद 4, ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसका आसान मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा और महत्वपूर्ण मतलब है। देखिए, हमारे संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक मुश्किल प्रक्रिया है। हाँ, जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। जी, 2/3 जैसा विशेष बहुमत। लेकिन अनुच्छेद 4 कहता है कि किसी नए राज्य को बनाने या किसी पुराने राज्य की सीमा बदलने जैसे कामों के लिए उस मुश्किल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे होगा? संसद ये काम एक साधारण कानून की तरह सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से कर सकती है। इससे ये प्रक्रिया बहुत लचीली और आसान हो जाती है। तो एक तरह से भाग 1 ने भारत का हार्डवेयर तय कर दिया। देश की भौगोलिक और राजनीतिक बॉडी कैसी होगी, उसकी सीमाएं कैसे बनेंगी या बदलेंगी। लेकिन किसी भी देश का सबसे जरूरी हिस्सा होता है उसका सॉफ्टवेयर, यानी उसके लोग, उसके नागरिक। क्या बेहतरीन तरीका है इसे देखने का, बिल्कुल सही। तो अब सवाल ये उठता है कि इस हार्डवेयर को चलाएगा कौन? इस जमीन पर रहने वाला भारत का नागरिक आखिर है कौन? यहीं से कहानी भाग 2 की शुरू होती है। बिल्कुल। भाग 2 नागरिकता यानी सिटीजनशिप से जुड़ा है और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। और इसमें घुसने से पहले जो सबसे बड़ा और पहला कॉन्सेप्ट है वो है सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। जिसका मतलब है कि आप चाहे तमिलनाडु में रहें या पंजाब में, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। सही बात है। आपके पास सिर्फ एक भारतीय पासपोर्ट हो सकता है, पंजाब या तमिलनाडु का अलग से नहीं। अमेरिका या स्विट्जरलैंड जैसा नहीं है जहां आपको देश और राज्य दोनों की नागरिकता मिलती है। ठीक है, ये सिद्धांत तो साफ है। अब आते हैं अनुच्छेदों पर। अनुच्छेद 5 ये संविधान के लागू होने के समय की बात करता है, यानी 26 जनवरी 1950 की। उस दिन भारत का नागरिक कौन था? हाँ, ये उस तारीख पर एक कट ऑफ लाइन खींचता है। इसके हिसाब से उस दिन हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक बना जिसका डोमिसाइल यानी अधिवास भारत में था। और साथ में कोई शर्त भी थी? हाँ, और जो 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता था। पहला, या तो वो भारत में पैदा हुआ हो, या दूसरा, उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या तीसरा, वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। तो ये एक तरह से भारत के नागरिकों की शुरुआती लिस्ट बनाने का आधार था। बिल्कुल, लेकिन ये तो सामान्य हालात के लिए था। उस समय तो देश का बंटवारा हुआ था, लाखों लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे। वो स्थिति सामान्य नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए अनुच्छेद 6 और 7 बनाए गए, जो सीधे सीधे उस बंटवारे के त्रासदी से जुड़े हैं। तो अनुच्छेद 6 किन के लिए था? अनुच्छेद 6 उन लोगों के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत आए। इसमें भी एक बहुत जरूरी तारीख है, 19 जुलाई 1948। इस तारीख का क्या महत्व है? ये परमिट सिस्टम लागू होने की तारीख थी। जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, उन्हें आसानी से नागरिक मान लिया गया। लेकिन जो इसके बाद आए, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और उसके लिए भारत में कम से कम 6 महीने रहना जरूरी था। लेकिन एक मिनट, अनुच्छेद 6 तो पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए था, तो फिर अनुच्छेद 7 की क्या जरूरत पड़ी? क्या ये उन लोगों के लिए था जो पहले पाकिस्तान गए और फिर अपना मन बदलकर वापस भारत आना चाहते थे? आपने सही पकड़ा। ये उस दौर की उथल-पुथल को दिखाता है। अनुच्छेद 7 उन्हीं लोगों के लिए था। अच्छा। कई लोग थे जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन शायद वहां के हालात देखकर या किसी और वजह से लौटना चाहते थे। तो उनके लिए भी एक रास्ता रखा गया। हाँ, संविधान बनाने वालों ने इस मानवीय पहलू का भी ध्यान रखा और उनके लिए वापसी का एक कानूनी रास्ता खोला, लेकिन एक परमिट के साथ। उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता मिल सकती थी। ये तो हुए वो लोग जो भारत पाकिस्तान के बीच थे, पर उन भारतीयों का क्या जो उस समय दूसरे देशों में रह रहे थे, जैसे इंग्लैंड या अमेरिका में? उनके लिए अनुच्छेद 8 था। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और वो विदेश में रह रहा है, तो वो उस देश में भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत का नागरिक बन सकता था। अच्छा, तो ये विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने के लिए था। जी बिल्कुल। अब आता है वो सवाल जो एकल नागरिकता के सिद्धांत को मजबूती से लागू करता है। अनुच्छेद 9, अगर कोई भारतीय अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ले तो क्या होगा? तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। अपने आप? हाँ, अनुच्छेद 9 इस मामले में बहुत सख्त और साफ है। आप एक ही समय पर
भारत और किसी दूसरे देश दोनों के नागरिक नहीं हो सकते। जैसे ही आपने किसी और देश की नागरिकता अपनाई, भारत की नागरिकता गई। और ये जो OCI कार्ड का कॉन्सेप्ट है, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या वो दोहरी नागरिकता नहीं है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है और अच्छा हुआ आपने ये पूछा। OCI कार्ड नागरिकता नहीं है। तो फिर वो क्या है? यह बस भारतीय मूल के लोगों को भारत में कुछ खास सुविधाएं देता है, जैसे बिना वीजा के आने जाने की छूट या यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने की सहूलियत। लेकिन वो नागरिक वाले अधिकार नहीं मिलते? नहीं, OCI कार्ड होल्डर वोट नहीं दे सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता और सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। वो भारत का नागरिक नहीं होता। बिल्कुल साफ। अब आते हैं आखिरी दो अनुच्छेदों पर। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन संसद के बनाए कानून के तहत। और फिर आता है अनुच्छेद 11, जो मुझे लगता है इस पूरे भाग का सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद है। बिना किसी शक के अनुच्छेद 11 भविष्य के लिए नागरिकता से जुड़े सारे अधिकार संसद के हाथ में दे देता है। मतलब संविधान ने तो बस शुरुआत कर दी। हाँ, संविधान ने तो बस 26 जनवरी 1950 की स्थिति साफ की, लेकिन उसके बाद नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे छीनी जाएगी, उससे जुड़े सारे नियम कानून बनाने का पूरा और अंतिम अधिकार संसद को दिया गया। और संसद ने इस अधिकार का इस्तेमाल भी किया। बिल्कुल। इसी अनुच्छेद 11 की शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। और आज भी यही कानून चलता है। हाँ, आज की तारीख में भारत की नागरिकता से जुड़े लगभग सभी मामले, जैसे जन्म से, वंश से या रजिस्ट्रेशन से नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे खत्म होगी, सब कुछ इसी 1955 के कानून और उसमें हुए संशोधनों से तय होता है। तो ये थे नागरिकता से जुड़े प्रावधान। चलिए अब परीक्षा के नजरिए से एक बार इन दोनों भागों के सबसे जरूरी पॉइंट्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर, एक रैपिड रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो भाग 1 यानी संघ और उसका क्षेत्र, वो है अनुच्छेद 1 से 4 तक। और भाग 2 यानी नागरिकता, वो है अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और सबसे जरूरी बात, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। सही। और भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है, दोहरी नहीं। अनुच्छेद 3 जो संसद को राज्यों की सीमाएं और नाम बदलने की शक्ति देता है, वो भी साधारण बहुमत से। और अनुच्छेद 11 जो नागरिकता पर कानून बनाने की सारी शक्ति संसद को देता है। और इसी शक्ति से 1955 का नागरिकता अधिनियम बना। बिल्कुल। और याद रखने वाली बात, OCI कार्ड नागरिकता नहीं है। ये सारे पॉइंट्स एक साथ रखने पर तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ संसद को देश का नक्शा बदलने की ताकत दी गई और दूसरी तरफ ये तय करने की कि उस नक्शे के अंदर नागरिक कौन कहलाएगा। और दोनों ही मामलों में शक्ति केंद्र के पास मजबूती से रखी गई है। बिल्कुल। तो सार यही है कि भाग 1 भारत की राजनीतिक और भौगोलिक रूपरेखा खींचता है, और भाग 2 ये बताता है कि उस रूपरेखा के भीतर रहने वाले सदस्य यानी नागरिक कौन है। ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में आता है। हमने देखा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद राज्यों की सीमाओं को बड़ी आसानी से बदल सकती है और अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के नियमों को भी। ये दोनों ही शक्तियां केंद्र को बहुत मजबूत बनाती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का यह संतुलन जो संविधान की शुरुआत में तय किया गया था, क्या आज भी वैसा ही है या समय के साथ इन शक्तियों के इस्तेमाल ने इसे किसी एक तरफ झुका दिया है? वेलकम टू एग्जामियर। तो अभी हम लोग जो AI जनरेटेड वीडियो देखे हैं वो संविधान के भाग 2 और संविधान भाग 1 और संविधान के भाग 2 यानी संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 और भाग 2 नागरिकता से संबंधित है जो आर्टिकल 5 से 11 तक है, को आज हम लोग क्वेश्चन आंसर के थ्रू देखने वाले हैं। जो भी हमने वीडियो देखा उससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो मेन पॉइंट बनेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उसका आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें भारत अर्थात इंडिया और उसके जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सबों के बारे में संविधान के भाग 1 में बताया गया है। ये कैसे बनते हैं, इन्हें कैसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
अनुच्छेद 2 भारत को किस रूप में घोषित करता है? अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में घोषित करता है? तो संविधान में चूँकि 395 अनुच्छेद हैं और अनुच्छेद 1 की बात हो रही है और अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और राज्यों का संघ का अर्थ है कि राज्य केंद्र से यानी संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है इंडिया दैट इज़ भारत कहाँ से लिया गया है? तो इंडिया दैट इज़ भारत आर्टिकल 1 से लिया गया है। आर्टिकल 1 में ही कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत। इस प्रकार संविधान में भाग 1 में इंडिया को संदर्भित किया गया है। इंडिया को इंडिया अर्थात भारत के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 1 में इसका प्रावधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या शामिल है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो देखते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य शामिल है। राज्य कितने हैं? 28 राज्य ये भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है। इसके अलावे केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं ये भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है। राज्य क्षेत्र मतलब भारत को राज्य कहा जा रहा है और क्षेत्र मतलब भारत के क्षेत्र है। तो राज्य शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश शामिल है और अधिगृहित क्षेत्र, अगर भारत भविष्य में किसी क्षेत्र को अधिगृहित करता है किसी देश से तो वो भी भारत राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नए राज्य का निर्माण कौन करता है? अगर नए राज्य के निर्माण करने की बात हो या राज्य की नाम में सीमाओं में परिवर्तन की बात हो, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की बात हो तो वो संसद करता है। संसद के कानून द्वारा ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें है अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? चूँकि अनुच्छेद 1 है भारत राज्यों का संघ है, इससे संबंधित है। इसमें राज्यों के बारे में बताया गया है। लेकिन जो अनुच्छेद 2 है इसमें बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। इसका अर्थ यह है कि अगर भारत किसी अन्य देश से कोई क्षेत्र अधिग्रहित करता है और उसे एक राज्य के रूप में बनाना चाहता है तो ये नए राज्यों का भारत में प्रवेश हुआ है और इसके लिए अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 के तहत भारत नए राज्यों का प्रवेश यानी स्थापना कर सकता है, इसे कोई नाम दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 3 के बारे में पूछा गया है। अनुच्छेद 1 हम लोग देख चुके हैं, अनुच्छेद 2 देख चुके हैं, ये तीसरा नंबर अनुच्छेद है और इसका राइट आंसर है राज्यों का पुनर्गठन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि चूँकि भारत 28 राज्यों में बटा हुआ है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, लेकिन अगर भारत चाहे तो किसी एक राज्य को 2 भागों में विभाजित कर सकता है। इसी का अर्थ है राज्यों का पुनर्गठन, यानी किसी एक राज्य को पुनर्गठित करके 2 राज्यों में बदल देना। ऐसा कैसे कर सकता है? तो ऐसा हमारा संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार ऐसा कर सकता है। ये प्रावधान हमारे संविधान में है, अर्थात अनुच्छेद 3 संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राज्य की सीमा बदलने का अधिकार किसके पास है? चूँकि हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि जो हमारा संसद है वो एक राज्य को 2 राज्य में बदल सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है? किसी राज्य जैसे बिहार राज्य को अगर ले हम तो बिहार के सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, यानी कुछ क्षेत्र झारखंड को दे सकता है या झारखंड से कुछ क्षेत्र लेकर बिहार में शामिल कर सकता है। ये यानी सीमाओं में बदलने का अधिकार, राज्य की सीमाओं में बदलने का अधिकार है संसद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें है राज्य पुनर्गठन से पहले राष्ट्रपति क्या करता है? राज्य पुनर्गठन का अर्थ है कि अगर कोई एक राज्य है, 28 राज्यों में से किसी एक राज्य को लेते हैं, इसके पुनर्गठन करते हैं, मतलब अगर इसकी सीमाओं में परिवर्तन करते हैं या इसे 2 भागों में बांट देते हैं, तो इससे पहले राष्ट्रपति क्या करता है? इससे पहले राष्ट्रपति ये कर सकता है कि राष्ट्रपति ये जो प्रस्तावित है 2 भागों में बांटने का या सीमा में परिवर्तन करने का, जिस राज्य में ऐसा किया जा रहा है, राष्ट्रपति उस राज्य से इसके बारे में पूछता है। अगर विधानसभा
सहमति दे या न दे, फिर भी ऐसा परिवर्तन संभव है, लेकिन राष्ट्रपति सबसे पहले ये करता है कि उस राज्य से इसके बारे में जानकारी देता है उस राज्य को। तो राज्य पुनर्गठन से पहले राष्ट्रपति क्या करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा से राय मांगता है, केवल राय मांगता है, केवल पूछता है। अगर राय नेगेटिव हो या पॉजिटिव, परिवर्तन करना संसद के पास अधिकार है, वो परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या राज्य विधानसभा की राय बाध्यकारी होती है? पीछे हम लोग देख चुके हैं कि राय पॉजिटिव हो या निगेटिव, यानी संसद के जो कानून है उसके पक्ष में या विपक्ष में, राय बाध्यकारी नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, नहीं, राय बाध्यकारी नहीं है। विधानसभा की राय बाध्यकारी नहीं है सीमा में परिवर्तन के मामले में या पुनर्गठन, राज्य के पुनर्गठन के मामले में विधानसभा की राय संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरक प्रावधान, पूरक प्रावधान से संबंधित है अनुच्छेद 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बने कानून क्या संविधान संशोधन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार होते हैं, और ये जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, जैसे अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों की स्थापना दूसरे देश से लेकर, या राज्यों का पुनर्गठन यानी सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन या पुनर्गठन, यह संशोधन नहीं है, इसे संशोधन नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर है बी, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत को अनुच्छेद 1 में हम लोग देख चुके हैं कि राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। इसी के संदर्भ में एक कथन है कि भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है, अर्थात विभाजित राज्य मतलब राज्य का विभाजन हो सकता है, एक राज्य 2 राज्यों में बदल सकते हैं या 2 राज्य 1 राज्य में बदल सकते हैं, लेकिन अविभाजित संघ यानी संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ का विभाजन नहीं हो सकता है, राज्यों का विभाजन हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाग 2। भाग 2 में हम लोग देख चुके हैं कि नागरिकता आर्टिकल होता है 5 से 11 तक, यानी नागरिकता जब संविधान लागू हुआ उसमें नागरिकता को लेकर अनुच्छेद 5 से 11 तक अनुच्छेद नागरिकता को समर्पित किया गया। और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसका आंसर राइट आंसर होगा बी, नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाग 2 किन अनुच्छेदों में है? तो चूंकि हम लोग ऊपर टाइटल में ही, सब टाइटल में ही देख चुके हैं कि आर्टिकल 5 से 11 तक भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 प्रारंभ के समय नागरिकता, अर्थात 26 जनवरी 1950 इस दिन संविधान लागू हुआ था, लेकिन नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949। लेकिन 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ उस समय भारत का नागरिक कौन होगा, इसके लिए अनुच्छेद 5 में कहा गया है, और इसीलिए अनुच्छेद 5 संबंधित है प्रारंभ के समय नागरिकता, यानी संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, अनुच्छेद 6 यह किससे संबंधित है? चूँकि हम लोग अनुच्छेद 5 देख चुके हैं, जब संविधान प्रारंभ हुआ उस समय की नागरिकता के बारे में कहता है, उस समय नागरिक कौन कौन होगा। लेकिन अनुच्छेद 6 किसके बारे में है? अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। चूँकि जब देश का विभाजन हुआ था उस समय पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत में आए थे और उन्हें नागरिकता देने के लिए अनुच्छेद 6 को समर्पित किया गया। अनुच्छेद 6 के अनुसार उन्हें नागरिकता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? चूँकि बहुत सारे लोग भारत से विभाजन के बाद पाकिस्तान गए थे, लेकिन पाकिस्तान से किसी कारणवश पुनः भारत आए, तो उन्हें नागरिकता देने के लिए अनुच्छेद 7 को समर्पित किया गया। और अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? तो भारत से
पाकिस्तान गए लोगों के लिए नागरिकता, यानी भारत से पाकिस्तान गए लोगों के लिए नागरिकता जो पुनः वापस लौट आए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 8 संबंधित है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए नागरिकता। यह अनुच्छेद 8 संबंधित है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुच्छेद 9, यह क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, अर्थात बी आंसर है। इसे हम लोग इस प्रकार याद रख सकते हैं, चूँकि अनुच्छेद 9 है तो 9 से नो का सेंस आ रहा है, और नो मतलब नहीं, यानी आपको विदेश की नागरिकता नहीं लेनी है, और अगर विदेश की नागरिकता लेते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो नो मतलब नहीं, विदेश की नागरिकता नहीं लेनी है। इस प्रकार इसे याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इसमें अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 10 संबंधित है नागरिकता जारी रहना। आंसर बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नागरिकता जारी रहना। अनुच्छेद 11 किसे अधिकार देता है? अनुच्छेद 11 संसद के नागरिकता कानून बनाने का अधिकार से संबंधित है। आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ऐसे याद रख सकता है, 11 में 2 लाइनें हैं, 2 खड़ी पाई है। इस प्रकार याद रखा जा सकता है कि चूँकि संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय संविधान में पहली बार नागरिकता के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन एक और खड़ी पाई है। इसका अर्थ है दूसरा बारी नागरिकता के लिए कौन कानून बना सकता है? तो संसद कानून बना सकता है, अर्थात 11 का अर्थ है कि संसद नागरिकता कानून बनाने का अधिकार है, संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में नागरिकता कैसी है? चूँकि भारत में नागरिकता एकल नागरिकता है। वही अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का अर्थ कोई भी व्यक्ति एक तो अमेरिका का नागरिक होगा, इसके अलावा वह अपने राज्य जैसे कैलिफोर्निया का भी नागरिक हो सकता है या होगा, यानी एक तो अमेरिका का नागरिक होगा ही, और प्रत्येक राज्य का नागरिक अलग अलग होते हैं। यहाँ दोहरी नागरिकता है, राज्य के लिए अलग नागरिकता और अमेरिका देश के लिए अलग नागरिकता। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, यानी भारत देश की नागरिकता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है कि हम इस राज्य के नागरिक हैं या इस राज्य का नागरिक है, सिर्फ वह यह बोल सकता है या कहीं मेंशन कर सकता है कि हम भारत देश के नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना? सबसे पहले चूँकि 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ और उस समय नागरिकता संबंधी कानून बन गए थे संविधान में ही, लेकिन दूसरी बार यानी नागरिकता संबंधी कानून संसद भी बनाता है, वो 1955 में सर्वप्रथम बनाया गया। और चूँकि हम लोग देख चुके हैं कि अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, सी 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नागरिकता कानून कौन बनाता है? तो नागरिकता कानून चूँकि अनुच्छेद 11 में हम लोग देख चुके हैं संसद बनाता है, संसद के द्वारा नागरिकता संबंधी कानून बनाए जा सकते हैं। एक बार हम लोग रैपिड रिवीजन कर लेते हैं सभी क्वेश्चन का, शुरू से जल्दी हम लोग देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में घोषित करता है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया दैट इज़ भारत कहाँ लिखा है? राइट आंसर आर्टिकल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या शामिल है? राइट आंसर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिगृहित क्षेत्र, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए राज्य का निर्माण कौन करता है? राइट आंसर संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? राइट आंसर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? राज्यों का पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सीमा बदलने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन से पहले राष्ट्रपति क्या करता है?
राज्य विधानसभा से राय मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्य विधानसभा की राय बाध्यकारी है, होती है? नहीं, बाध्यकारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? राइट आंसर पूरक प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने कानून क्या संविधान संशोधन माने जाते हैं? राइट आंसर नहीं माने जाते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है? राइट आंसर, राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। अब हम लोग भाग 2 देखेंगे, नागरिकता से संबंधित प्रश्न, आर्टिकल 5 से 11। पहला क्वेश्चन है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन सीरीज का, संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? राइट आंसर है नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 2 किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 से संबंधित है, यानी भाग 2 संविधान के भाग जो 2 है उसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा प्रारंभ के समय नागरिकता, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता अनुच्छेद 5 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उन्हें नागरिकता देने के लिए अनुच्छेद 6 और 7 में आए, तो जो भारत से पाकिस्तान गए लोग, यानी भारत से जो पाकिस्तान चले गए पुनः वापस लौट आए, उनके लिए अनुच्छेद 7। नेक्स्ट, अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 8 संबंधित है। अनुच्छेद 9 का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नो मतलब नो, विदेशी नागरिकता नहीं लेनी है। अगर विदेशी नागरिकता लेते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? नागरिकता जारी रहना। अनुच्छेद 11 संबंधित है, संसद कानून बनाएगी, नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएगी, यानी संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना? राइट आंसर है 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता कानून कौन बनाता है? राइट आंसर है संसद। थैंक यू। इस प्रकार आगे का वीडियो भी आते रहेंगे और इसके साथ MCQ आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।